लेसन नंबर बताइए बच्चों, कौन सा है? यस, लेसन नंबर 1, इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, समानता और भारतीय लोकतंत्र में समानता। ओके, ये लेसन का नाम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें की डेफिनेशन हो गई। ओके, अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन थी वहां तक हमने इसे कर लिया था। अब इसमें बताइए कौन सा टॉपिक है? कहां से स्टार्ट करना है? अगर कोई समझ में नहीं आया तो वो बताइए कि सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम है जो भी अपन ने डिस्कस किया था? एनी प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस कर रखा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है? अब्राहम लिंकन कौन थे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखेंगे तो ये एक बहुत बड़े विद्वान थे। ओके, बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने थे यूएसए के। पेज नंबर बताइए, कौन सा था पेज नंबर? पेज नंबर, टेल मी विच इज पेज नंबर? नहीं पता, आपने टिक ही नहीं लगाया होगा, आपको पता ही नहीं रहता। हमेशा मैं बताता हूँ, आपको पता ही नहीं रहता कौन सा लेसन है एंड टॉपिक कौन सा है। मार्किंग आप करते नहीं है उसमें। ओके, किसी को नहीं पता हमें कहाँ से डिस्कस करना, कहाँ से पढ़ना। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर टेक आउट, पेज नंबर 215। टेक आउट पेज नंबर 215। निकाल लिया आपने पेज नंबर 215? इसमें आपके टॉपिक है जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी। ओके, जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी ये आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कास्ट एंड इक्वलिटी अपना हो गया था। इसमें अपना ने ज्योतिराव फूले एंड अंबेडकर के बारे में डिस्कस किया था। ओके, कि उन्होंने ये फेस किया था कि किस तरह से उनके साथ में भेदभाव होता था स्कूल में या बाकी उनकी सोशल लाइफ में। तो किस तरह से उन्होंने जो अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो कास्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, किस तरह से उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो लोअर क्लासेस हैं, लोअर कास्टेज हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, स्कीम चलाती है। अगेंस्ट उन्होंने कानून भी बनवाया कि कोई भी इस तरह के जो भेदभाव है, चाहे वो कास्ट के अकॉर्डिंग हो, वो नहीं करेंगे। ओके, अब हम करते हैं जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी। आपने देखा होगा कि जो लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। मीन्स जैसे कोई गर्ल है, बॉय है, सोसाइटी के अंदर मेन है, वुमेन है, तो जेंडर के बेस पर उनके साथ में जो इनइक्वलिटी रखी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी, पेज नंबर 215।
Beside caste-based discrimination, gender-based discrimination is also widespread in our society. कि अपनी सोसाइटी के अंदर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है, उसके अलावा अपनी सोसाइटी के अंदर जेंडर यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो भी काफी मिलता है। ओके, वुमेन आर पेड लेस, आपने देखा होगा कहीं पर भी कि सेम वर्क है तो जो वुमेन है उनको कम पेमेंट की जाती है। ओके, फॉर द सेम अमाउंट एंड द टाइप ऑफ वर्क डन बाय मेन, की सेम वर्क है, प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कहीं भी जॉब करते हैं तो जो मेन वर्क करता है तो वो ही वुमेन भी कर रही है, दोनों का टाइम सेम है, दोनों का वर्क भी सेम है, फिर भी मेन को ज्यादा पेमेंट दी जाती है और वुमेन को उससे कम दी जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केवल इसलिए होता है कि वो वुमेन है तो उसको कम पेमेंट दे दो, मेन है उसे ज्यादा दे दो, जबकि दोनों का वर्क क्या है, सेम है। दोनों का वर्क क्या है, सेम है। इसके अलावा टाइप और डन बाय abortion, neglect, abandonment and female infanticides are harsh realities of India। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, लेकिन पहले क्या था कि अगर पेरेंट्स को पता लग जाता था कि अब गर्ल होने वाली है, गर्ल बेबी होने वाली है, ओके, तो अबॉर्शन उसका करवा देते थे कि हमें बेटी नहीं चाहिए। ओके, उनको जन्म लेने से पहले उनको फिनिश कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो ये भी अपनी सोसाइटी में काफी देखने को मिलता था। अभी गवर्नमेंट ने इस तरह के काम को पूरा बैन कर रखा है। ओके, इन इंडिया एज वेल एज मेनी अदर कंट्रीज the uneven sex ratio is due to the dislike many people have for the female child। और इसीलिए अपनी जो सोसाइटी, अपनी जो कंट्री है, उसमें क्या है, सेक्स रेशो क्या है, अनइवन है। सेक्स रेशो होता है कि जो पर 1000 मेन है उनके साथ में पर 1000 वुमेन भी होनी चाहिए। यानी कि मेन किसी भी कंट्री के अंदर मेन एंड वुमेन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर उनमें मेन ज्यादा है वुमेन कम है, इट्स मीन वहां पर जो सेक्स रेशो है वो क्या है, अनइवन है। और यूं भी नहीं होना चाहिए कि वुमेन ज्यादा है मेन कम है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। ओके, तो वो बिल्कुल राइट कंडीशन होती है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। ओके, तो 1000 मेन है तो उसके साथ में 900 से भी कम क्या है, वुमेन है, जबकि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये सेक्स रेशो होता है और ये किसी भी देश की जो सोसाइटी है उसके लिए सही नहीं रहता कि दोनों इक्वल है तो ही राइट माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। डिफरेंट एबल्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जो किसी भी तरीके से एबल्ड है, ओके, अलग तरह से, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिए, the community at times also discriminates against different able people। They are often not included in the mainstream and denied equal opportunities in education and job। तो उनको भी जो नॉर्मल जो एजुकेशन है, जॉब है, उनको स्थान नहीं मिलता, उनको अलग मान लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हैज summoned the chairman of the State Public Service Commission to appear before it with particular of the selection committee that did not choose a visually challenged candidates for the post of a lecturer। अब देखिए, विजुअली प्रॉपर नहीं थे, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता था या कम दिखाई देता था, या और भी कोई लोग हो सकते हैं कि हो सकता है कोई फिजिकली उनमें प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती कुछ जगह। तो ये केस था हिमाचल प्रदेश में, हाई कोर्ट ने उन्होंने सम्मन किया था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कि इस तरह के जो विजुअली चैलेंज है तो उनको लेक्चर क्यों नहीं बनाया जा सकता, जबकि वो भी लेक्चर बन सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ब्रेली स्क्रिप्ट से उन्होंने स्टडी की है। ओके, बट ये एक पूरी स्टोरी है जो अभी अपन स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। ओके, स्टोरी आप सेल्फ रीड करना, बिकॉज अपने जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में ये स्टोरी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्टोरी है, ओके, ये आप सेल्फ रीड करना। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके इसमें रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी।
Next topic is recognizing dignity. In above example, Shamlal had to suffer even though he was well qualified because of his disability. ये पर एक एग्जांपल है, एक स्टोरी दे रखी है जो आप पढ़ना। इसमें क्या दे रखा है कि जो श्यामलाल है वो डिसेबल है, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई की है और उसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। This unfair treatment was a sheer violation of his dignity। तो ये उसको उसकी जो डिग्निटी है उसके अगेंस्ट में है, उसके जो आत्मसम्मान है, गौरव है, उसके ये अगेंस्ट में है। Upholding the dignity of every individual in central to democracy, they certainly deserve the same respect। तो क्या है, हर कोई ऐसा चाहता है अगर वो फिजिकली कुछ डिसेबिलिटी है, उसके अंदर अयोग्यता है कि उसके मान लीजिए उनको दिखाई कम देता है, कम दिखाई देता है, सुन नहीं सकते या उसके हाथ पांव में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चाहते हैं कि उनको भी इक्वल राइट्स मिले जैसे कि बाकी लोगों को मिलते हैं, तो उनके साथ में भी इक्वल बिहेव किया जाए, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले जाए, सर्विसेज में उनको भी पूरे चांस दिए जाए। ओके, वो डिजर्व करते हैं कि उनके साथ में भी सेम रेस्पेक्ट किया जाए जैसे कि दूसरों के साथ में किया जाता है। इनफैक्ट नोबडी हैज द राइट टू डिसएग्रेस फेलो ह्यूमन बीइंग्स थ्रू insensitive and spiteful action। A country can be truly democratic only when the entire society work and moves together toward the progress of the nation। ये किसी को राइट नहीं है कि किसी के साथ में वो स्पिटफुली एक्शन करे, कोई बुरा व्यवहार करे, यानी कि कैसा वो व्यवहार करे, उसके साथ में डिफरेंट या अलग तरीका का व्यवहार करे, ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अपनी कंट्री है वो में डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब सभी के साथ में इक्वल बिहेव किया जाए, उनको उनका प्रोग्रेस किया जाए, और क्योंकि उनका प्रोग्रेस होगा, सभी लोगों का प्रोग्रेस होगा, तो ही किसी देश का भी प्रोग्रेस हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि अपनी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर इक्वलिटी है वो कैसी है, किस तरह से, ये हम डिस्कस करेंगे। The Indian Constitution recognize that all people are equal। इंडियन डेमोक्रेसी में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारतीय संविधान में क्या है, सभी लोगों को इक्वल माना गया है। ओके, कि चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, एनी रिलीजन का हो, एनी उसका कल्चर हो, फूड हैबिट्स कैसी भी हो, इंडिया में कोई सी भी जगह उसका बर्थ हुआ हो, चाहे ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किसी के साथ में उसका कलर कोई सा भी हो, किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको क्या है, इक्वल राइट्स है। ओके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और अकॉर्डिंग टू लॉ सभी लोग क्या है, इक्वल है। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया that all people are equal and no individual should be discriminated on the basis of caste, religion, gender, tribe, economic standing और education। किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न तो जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग पर, न ट्राइब के आधार पर, न ही इकोनॉमिक कंडीशन या एजुकेशन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग क्या है, इक्वल है। ओके, फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बंद है, यानी प्रोविजंस है, ये बताएं। All people are equal in the eye of law, कि सभी लोग कानून की नजर में क्या है, समान है। Be it the president or any ordinary citizen, and everyone has to abide by the laws laid down in the constitution। कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ओके, या कोई नॉर्मल और कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी क्या है, कानून के साथ में, कानून की नजर में क्या है, इक्वल है, उनके साथ में इक्वल बिहेव किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस। कॉन्स्टिट्यूशन ये विरोध करता है, प्रोहिबिट्स करता है, यानी कि विरोध करता है कि ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेबिलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, कि इंडिया में कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, कोई सी भी उसका कास्ट हो, कोई सी भी जेंडर हो उसका, किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाए। इसको अवैध किया गया है
according to Indian Constitution. All citizens have equal rights to use wells, tanks, bathing ghats or roads developed by the government for the public. जो भी पब्लिक प्लेस है, चाहे वो रोड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, गार्डन हो, या फिर वेल्स हो, या फिर बाथिंग घाट्स हो, टैंक हो, है ना, जो भी पब्लिक प्लेस है वो सभी के लिए है। ओके, सभी के लिए उस पर उनका अधिकार है, वो सभी के लिए है और सब उसका यूज भी कर सकते हैं, किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं है। एवरी सिटीजन कैन एक्सेस शॉप्स, होटल्स, पार्क, प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और सभी लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई सी भी शॉप पर जा सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, किसी भी होटल में जा सकते हैं, रुक सकते हैं, पार्क्स में जा सकते हैं, या फिर मनोरंजन के जो स्थान है, सिनेमा हॉल है या जो भी है, वहां पर भी वो जा सकते हैं। उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड अनटचेबिलिटी। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को भी रोकता है, उसका भी विरोध करता है। छुआछूत का मतलब होता है जैसे लोअर कास्ट है, ओके, उनके साथ में भेदभाव करना, उनसे दूर रहना, उनको बुरा कहना, उसके बाद साथ में मिसबिहेव करना, ओके, उनको क्या करना, अपनी जो भी पब्लिक प्लेस है वहां पर आने जाने से उनको रोकना। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है, एबिलिटी में आती है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में उसको अनटचेबिलिटी को नहीं किया जा सकता, उसको पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, अवैध घोषित किया। नेक्स्ट है टू प्रमोट इक्वल सर्विसेज प्रोस्पेक्ट्स, there is provision that grants equality of opportunity in matters of public employment to any office under the government, कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ओके, जो अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो उसके साथ में सेम बिहेव किया जाएगा, उसको बराबर का माना जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी और किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ में सेम रूल्स होंगे। To include people with disabilities in the mainstream, the government enacted a law in 1955। अब देखिए कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि क्या है, डिसेबिलिटीज में आते हैं, डिसेबल हैं, यानी कि या तो वो चल फिर नहीं सकते, उनके हाथ पांव में कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, या आई साइट नहीं उनकी कमजोर है, आई साइट या सुनने में उनको प्रॉब्लम है, तो इस तरह की एनी डिसेबिलिटी हो सकती है। उनके लिए कुछ डिफरेंट गुंजन गुजर, वेरी गुड, बिल्कुल राइट टाइम पर आए आप, 20 मिनट से गए हैं अभी तो, इतनी लेट आते हो आप, फिर बाद में आप कहोगे सर समझ में नहीं आता मेरे, मैंने अटेंडेंस भी ले लिया आपकी। टाइम का ध्यान रखेंगे आप, पता नहीं 152 पर आए हो, 1:30 से क्लास स्टार्ट हो गई। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये थोड़ी ना कि आप कभी भी आ जाओ अटेंड कर लो क्लास, आधी क्लास जा चुकी है। यस, to include people with disabilities in the mainstream, the government enacted a law in 1955 में कानून बनाया। It ensured that them equal treatment and free education. It emphasis to that all people buildings should be disabled friendly. Okay, कि जो भी डिसेबल है उनके साथ में भी फ्री में एजुकेशन या उससे रिलेटेड जो भी उन फैसिलिटीज उनको दी जा सकती हैं उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है, उसके लिए कानून बना है 1955 में। ओके, और उनके साथ में इक्वल अच्छा फ्रेंडली बिहेव किया जाए ये भी कंपलसरी किया गया। नेक्स्ट है इक्वलिटी थ्रू वेलफेयर स्कीम। अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्कीम चलाती है, यानी कि जनता के विकास के लिए कोई पॉलिसीज बनाती है, कुछ प्रोग्राम चलाती है, उसमें इक्वलिटी किस तरह से ये हम डिस्कस करें। ओके, the other way through which the government is trying to advance equality as assured in the constitution by programming welfare। इसके अलावा गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इक्वलिटी के लिए
डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, वो भी अपना विकास कर सके और वो मेन स्ट्रीम में आ सके, यानी कि बाकी लोगों के इक्वल आ सके, बाकी लोगों के बराबर वो आ सके। इसके लिए बहुत सारे वो प्रोग्राम चलाते हैं। The aim of this program to provide better opportunities to all regardless of any caste, class, religion or economic differences. कि कोई सी भी कास्ट का हो, ओके, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, पुअर हो, है ना, तो उनको कोई सी भी धर्म का हो तो उसको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और बाकी लोगों के बराबर उसको लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बच्चों? मिड डे मील। ओके, मिड डे मील जानते हो आप? दोपहर का खाना, इस तरह से इसकी हिंदी तो मध्याह्न भोजन। गुंजन गुड़, आप अपने जो नेम लिख रखे हो उसके बाद में जो भी आपने कोई सिंबल्स लगा रखे हैं उनको हटाओ, केवल क्लास नेम, क्लास सेक्शन ये होगा। जैसे संदीप ने लिख रखा है संदीप 7th A, वैसे गुंजन भी लिखेंगे 7th B, जो भी क्लास है B या A। आगे बात समझ में? ये बाकी जो स्माइली या हार्ट वगैरह जो भी है वो कोई नहीं करेगा। जिनके भी गुंजन गुजर, प्रिया दिवाकर, वेरी गुड, प्रिया दिवाकर ने भी बहुत सारे हार्ट लगा रखे हैं। ओनली नेम होना चाहिए, क्लास एंड सब्जेक्ट्स, अदर ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कोई नहीं रखेगा। गुंजन गुजर हटाइए, ये हार्ट जो आपने लगाए हैं। प्रिया दिवाकर आप भी हटाओ, कभी कभी तो स्कूल ज्वाइन करते हो और फिर भी पता नहीं आप क्या कर लेते हो। नेक्स्ट टाइम जिसके भी इस तरह की चीजें मिलेगी उन सबके एब्सेंट लगेगी। प्रिया दिवाकर, गुंजन, मिड डे मील स्कीम आपने कई बार देखा होगा, गवर्नमेंट जो स्कूल रहती है, गवर्नमेंट के स्कूल में आपने देखा होगा उनके लिए खाना आता है वहां पर। ओके, जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, गरीब बच्चे हैं, तो उनको वहां भोजन मिल जाता है, डेली आता है, अब दूध भी आने लग गया। ओके, तो ये कौन से उन लोगों के लिए है कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते या कोई भी रीजन हो सकता है। ओके, तो उनके लिए स्कूल में ये व्यवस्था की जाती है कि अगर उनके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो फ्री में एजुकेशन मिलेगी, फ्री में बुक्स वगैरह मिलेगी, ड्रेस भी मिल जाएगी, इसके अलावा उनको स्कॉलरशिप मिलती है, साथ में उनको वहां पर डेली फ्री में भोजन भी मिलेगा। ओके, वहां पर लंच होगी तो लंच में उन सबको वहां पर खाना भी खिलाया जाएगा। तो ये स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है 2001 के अंदर। ओके, तो इसमें स्टूडेंट जो रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी जाती है। ओके, देखिए बुक में मिड डे मील स्कीम, वन इम्पोर्टेंट स्टेप for promoting equality is the midday meal scheme. Tamil Nadu was the first state to introduce the scheme. Underline कीजिए, midday meal जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? तमिलनाडु में। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी स्कीम स्टार्ट? तमिलनाडु के अंदर। ओके, और कब हुई थी? 2001 में। किसके लिए हुई थी? इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। Tamil Nadu was the first state. Okay, this program has many advantages. It has led to an increase in the number of enrollment. अब इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या मिला? जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर थे, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे बिकॉज उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत डाउन थी। इसके अलावा वो बच्चों को भी किसी काम पर भेज देते थे, छोटे मोटे। ओके, तो इसका सबसे बेनिफिट यही हुआ कि अब वो पेरेंट्स वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने लगे कि चलो स्कूल में जाना, फ्री में आप एजुकेशन भी लेना, वहां पर फ्री में बुक्स वगैरह मिल जाएगी और साथ में तुम्हें वहां पर खाना भी मिल जाएगा। ओके, इससे जो एनरोलमेंट है स्कूल के अंदर वो काफी ज्यादा हो गया। वहां पर इसका मतलब है वहां पर बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया। ओके, द अटेंडेंस आल्सो इम्प्रूव्ड। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो कि स्कूल जाते ही नहीं थे, स्कूल में एडमिशन ले लिया और फिर घर बैठे रहते थे।
तो अब वो खाने की वजह से जो भी उनका रीजन हो, इस वजह से वो स्कूल भी जाने लगे। उनको लगने लगा कि स्कूल में जाएंगे चलो खाना तो मिलेगा और साथ में हम पढ़ भी लेंगे। Earlier children went home on the pretext of having food and did not come back. It is not so now. It also helped in reducing caste discrimination. जब वो साथ में बैठते हैं स्कूल के अंदर, साथ में बैठते हो खाना खाते हैं, तो जो कास्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी अब दूर होने लगा। ओके, एज पर्सन ऑफ डिफरेंट कास्टेज आर एम्प्लॉयड टू कुक दीज मील्स, और इसके अलावा डिफरेंट कास्ट के जो लोग थे वो भी वो भोजन बनाते थे वहाँ पर। ओके, अलग अलग कास्ट के लोग हैं वो खाना बनाते, और स्कूल में इतने स्टूडेंट्स रहते हैं, डिफरेंट कास्टेज के लोग रहते हैं, वो सब उसको भोजन को खाते भी थे। तो इस तरह से जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, वो भी अब कम होने लगा। Moreover, children of all castes have their meals together. It is ensured that children get a healthy diet every day. और इसके अलावा उनको हेल्थी डाइट भी मिल रहा था परसेंट पे। अब उनको डेली वहाँ स्कूल में दूध भी मिलने लग गया है। ओके, इसके अलावा डेली उनको अच्छा खाना भी मिलने लग गया है। ओके, तो ये मिड डे मील स्कीम थी जो कि तमिलनाडु ने स्टार्ट की थी और 2001 में स्टार्ट की थी। प्रेजेंट में ये पूरी लगभग पूरी कंट्री में ही ये चलाई जा रही है। ओके, क्लियर है बच्चों मिड डे मील स्कीम? ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में आ सकता है ये। ओके, अंडरस्टैंड? गुंजन गुर्जर, आपने अभी तक अपना नेम सही नहीं किया। गुंजन गुर्जर, आप ये हार्ट हटाइए, ओनली नेम होना चाहिए और क्लास। ओके, वेरी गुड। गुंजन, हंसी आ रही होगी ना आपको? तो क्योंकि आप क्लास में भी कभी कभी हंस लेते थे, अभी भी हंसी आ रही होगी। अब ये सोच रहे हो कि सर अभी क्लास में से पढ़ाकर जाएंगे, दूसरे टीचर आएंगे, मैं वापस हर्ट लगा दूंगा, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता जब तक मैं पढ़ नहीं लेता दिल लगा। क्योंकि सब कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो, इसलिए मैंने दिल लगा लिया गुंजन गुर्जर के बाद में। क्लियर है गुंजन? समझ में आ गया आपको ये मिड डे मील स्कीम? ओके, नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। देखो नाम से ही पता लग रहा है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सभी को एजुकेशन देनी है, सभी को एजुकेट करना है, सभी जगह जो है ऐसा ऐसा ऐसी अभियान चलाया जाए कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल में एडमिशन ज्यादा हो और सभी पढ़े लिखे कराएं। ओके, तो ये एक ऐसा अभियान है, देखिए बुक में, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, सभी एजुकेशन प्राप्त करें। सर्व शिक्षा अभियान also seek to make education accessible to the maximum possible number of children in the age group of 6 to 14 years, especially girl and the deprived section of the society। कि सभी लोगों को शिक्षा मिले, खासतौर से जो 6 से 14 ईयर्स तक के लिए हैं, इनके लिए तो एजुकेशन कंपलसरी है कि उनको स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को उनको भेजना पड़ेगा। और स्पेशली जो गर्ल्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि रूरल एरियाज हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स क्या करते हैं, बॉयज को स्कूल में भेज देते हैं, गर्ल्स को नहीं भेजते हैं। ओके, वो सोचते हैं गर्ल्स को क्या करना है स्कूल जाके, क्योंकि इनको बड़ा होना है, केवल खाना ही तो इनको बनाना है, एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए उस उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे दूर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई कि 6 से 14 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जो भी बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उनको एजुकेशन देना कंपलसरी है। और इसके अलावा जो डिप्रेस सेक्शन वर्ग थे, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे, ओके, उनके लिए भी ये जरूरी कर दिया। Government is promoting many more schemes to bridge the gap between the various segments of the society, but what is critical is that there is a need to respect every individual's uniqueness and to change the mindset of the people। तो गवर्नमेंट ये कोशिश की जो भी लोगों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो लोअर कास्ट है के बच्चे हैं उनको स्कूल में नहीं भेजना,
या एडमिशन नहीं करना, या फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल में इनके साथ में भेदभाव होगा, इनको स्कूल मत भेजो, या फिर जो गर्ल है उनको स्कूल नहीं भेजना क्योंकि उनको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो उनको भी दूर किया गया और उनको दूर करने की जरूरत थी। इट इज नेसेसरी दैट पीपल चेंज देयर आउटलुक, और ये जरूरी है कि जो लोग हैं वो अपना आउटलुक चेंज करें, उनकी जो मेंटेलिटी है उसे वो चेंज करें कि गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उसको दूर करने, उसमें जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको दूर किया है, उसके लिए रूल्स बनाए हैं। इसके अलावा जो जेंडर के आधार पर जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं कि सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय। Only then it will possible to end inequality in society। ये कब पॉसिबल हो सकता है कि ये सभी ऐसा हो, जो भी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है सब उसका फायदा उठाएं। ओके, ये कब पॉसिबल होगा जब अपनी सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वलिटी है वो दूर हो। स्टेबलाइजिंग इक्वलिटी इन ए diverse country like ours in a constant fight as it involves changing the way of thinking prevalent since age। और इक्वलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए जो पहले से इंडिया में काफी पहले की अर्ली टाइम से जो सोसाइटी में जो मेंटेलिटी चलती आ रही है, जो भेदभाव चलता आ रहा है किसी भी आधार पर, किसी भी बेस पे, उससे भी दूर करना जरूरी है। Some other important programs and act implemented by the government। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान है, और भी बहुत सारे इनके अलावा प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे एम नरेगा। ओके, तो एम नरेगा क्या है? एम नरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो गांव के जो लोग रहते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, वो वहां से सिटी में आते हैं, फिर भी वहां नहीं मिलता है कुछ काम। ओके, या फिर सिटी में जो क्राउडनेस है वो ज्यादा हो जाती है, तो इससे बचने के लिए उनको गांव में ही उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए एक पास बनाया जाता है रोजगार के लिए। तो ईयर में 100 डेज के लिए उनको वर्क जरूर दिया जाता है। ओके, ये कंपल्सरी होता है, अगर उनको वर्क नहीं दिया जाता है तो उनको विदाउट वर्क भी उनको पेमेंट किया जाता है ईयर में 100 डेज का। ओके, तो एक स्कीम है मनरेगा, फुल फॉर्म आपको इसकी याद होनी चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, कि उनको गांव के अंदर जरूर भी काम दिया जाए, उनको शहर में आने की जरूरत नहीं है। 2009 से स्टार्ट है, विच एम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन विलेज। और इसका जो मेन एम है वो क्या है कि गांव के अंदर ही जो लोग हैं, जो यूथ हैं, यूथ में जो यंग है, ओके, या जो भी वर्क करने वाले हैं उनको गांव के अंदर ही, उनके रूरल एरियाज के अंदर ही उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको वहां पर रोजगार दिया जाए। उससे क्या होगा, कर्बिंग माइग्रेट टू अर्बन एरिया, इससे वो गांव छोड़कर शहरों में नहीं आएंगे, क्योंकि बिकॉज अपने शहरों में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा आ जाती है, गांव से लेकर, गांव से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर यहाँ उनको रहने की प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिक नीड्स की जरूरत हो जाती है, यहाँ उनको वर्क नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग गलत काम भी करने लग जाते हैं, चोरी वगैरह करने लग जाते हैं, रहने की जगह नहीं मिलती, तो रोड के जो किनारे रहते हैं, रेलवे स्टेशन है, वहां पर वो रहना शुरू कर देते हैं। ओके, और भी बैड हैबिट्स उनमें आ जाती है। तो इसी सब चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है एम नरेगा की, उनको केवल अपने गांव के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए और उनके माइग्रेशन को रोका जाए। माइग्रेशन मीन्स होता है किसी भी रीजन से वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाना। ओके, देन देयर इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, which supposed to provide better medical facilities to people in villages। कि गांव के अंदर वहाँ के लोगों को कि कोई प्रॉब्लम होती है उनको शहर में आना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो उनको गांव में ही पूरी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवा दी जाए। ओके, तो ये भी स्कीम चलाई गई है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRH, ये गांव के लिए बना है। ओके, ये क्लियर है बच्चों यहाँ तक का पॉइंट? कुछ ये टफ से है टॉपिक, क्योंकि नॉर्मल ऐसे नहीं कि पहले से हमने इनके बारे में इतना डिस्कस किया, इसलिए आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन आप इसको एक बार रीड करोगे तो नॉर्मल लगेगा। इनमें से कुछ पूछना है आपको? मिड डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, नरेगा, या फिर NRHM?
नो प्रॉब्लम। अब अपने ओनली 2 मिनट बच रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। ओके, तो हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, पहले इसी पेज के कर लें, एमसीक्यूज फिल कर लें इसी पेज के। देखिए 217, स्टेट विच वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द मिड डे मील स्कीम। ऐसा स्टेट बताइए जिसमें सबसे पहले मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई थी। कौन सा स्टेट है बच्चों? अभी फिनिश किया था आपने, बताइए कौन सा स्टेट है जहां पर मिड डे मील स्कीम सबसे पहले शुरू की गई। तमिलनाडु में। ओके, वेरी गुड, यस राइट, सभी का राइट है, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट, विच पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सीक टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर 6 to 14 ईयर्स। तो कौन सी स्कीम थी? सर्व शिक्षा अभियान। कौन सी है? सर्व शिक्षा अभियान। ओके, अब आ जाइए आप पेज नंबर, इससे पहले वाले में पेज नंबर 214, कम ऑन द पेज नंबर 214। Which of the following is true about democracy? Most popular form of government in the world, active participation by government, no freedom। तो फर्स्ट वाला होगा, ओके, कि मोस्टली जो कंट्रीज है वहां पर अभी डेमोक्रेसी। वेरी गुड तेजस। एंड सेकंड, which of the following is correct about universal adult franchise? Adult franchise में क्या है? All adult citizens have the right to cast their vote based on the principle of one person one vote, या फिर both, A B। Very good, A and B, good, means C। Okay, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, टाइम इज ओवर। आप इस चैप्टर को रीड कर लेना एक बार और, जो भी हमने रीड किया है उसे एक बार और करना, समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्लास में आप पूछो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। गुंजन गुजर, बाय। कहाँ गए गुंजन गुजर? गुंजन, आप सुन रहे हो गुंजन? वेयर इज गुंजन? अभी है, यही देखना था मुझे आप हो या नहीं। वेरी गुड, अब आपका नाम भी अच्छा लग रहा है, बाय।